पॉजिटिव होगा तो धकेलेगा, नहीं नेगेटिव होगा तो धकेलेगा। अरे चुलबुल चचा, ये स्माइली बॉल्स के साथ आज क्या लगे हुए हो? तुम हमको ये बताओ कि तुम हमको चुलबुल चचा काहे बुलाने लगे हो रे? वो इसलिए क्योंकि आपका स्टाइल है ना एकदम चुलबुल पांडे वाला। ये तो है। तुमको पता है, पिछले लेक्चर में सर ने एक सवाल पूछा था। अच्छा, उस सवाल के चक्कर में ही बस कन्फ्यूजियाए हुए हैं। तो इसके लिए इंतजार कैसा? चलिए जेई प्लैनेट पर चल के सर से ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, चलिए चलिए चलते हैं सर के ही पास। फाइनली अब हमारी मुलाकात हो रही है इस यादगार सीरीज के अगले लेक्चर के लिए, और मुझे पता है कि जो सवाल इन दोनों के मन में था वो आपके मन में भी है कि पिछले लेक्चर में दिए गए सवाल का जवाब क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हम हमारे पिछले लेक्चर के होमवर्क प्रॉब्लम के ही बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन एग्जैक्टली? पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 3 में मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने सीखा था, जिसमें हमने चार्जिंग बाय रबिंग यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में बात की थी। और उस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल आपके सामने था, जो सवाल भी काफी सिंपल है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, पर इसमें सीखने वाली काफी छोटी छोटी बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट यह है कि लाइक चार्जेस हमेशा ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो यार बचपन से हम सुनते तो आए हैं कि लाइक चीजें हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं। नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है ना? पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है। मगर खास बात यह है कि ये सवाल ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दिस इज फॉल्स। ऐसा क्यों? रीजन फॉर स्टेटमेंट वन टू बी फॉल्स। वो गलत क्यों है, वो स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, आइए इस बात को समझते हैं। आपने कहा कि चलिए सर कंसिडर कर लेते हैं एक स्फेयर, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर एक न्यूट्रल कंडक्टिंग, या नॉट इवन न्यूट्रल, लेट्स से हम बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर की। तो यार इस पॉजिटिव चार्ज स्फेयर पे क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम रहेगी। एंड लेट्स कंसिडर इट टू बी अ कंडक्टिंग स्फेयर। कैसा है ये? एक प्रकार का कंडक्टिंग स्फेयर है जी। और सामने आपने खड़ा कर दिया है एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। तो मोटे तौर पे देखने पे तो ऐसा लगता है कि ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिपल्शन होनी चाहिए। ये इसको और ये इसको रिपेल करेगा। लेकिन कंडक्टर्स से डील करते टाइम इंडक्शन को भूलना नहीं है। आप कहेंगे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूवेबल। तो इस पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित होके, अट्रैक्ट होके इस कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी है। तो इस कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके करीब आ जाएंगे, और बाकी में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ जाएगी। जितनी थी उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और आप ये बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स के करीब आने के कारण यहां इन नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बीच का जो इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेटिंग होगा इन कंपैरिजन टू इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाले रीजन के रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में। आप अगर नोटिस करें तो मैंने ये एरो भी छोटे दिखाए हैं।
एरो भी छोटे दिखाए हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मेंशन कर रहे हैं। दूरी बढ़ने के साथ साथ फोर्स की स्ट्रेंथ में बहुत तेजी से डिक्रीमेंट आता है, जो आज के लेक्चर कूलम्स लॉ में भी सीखेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं भी पता तो भी तो ये बात पता है कि यार पास रहोगे तो इफेक्ट बढ़ेगा, दूर रहोगे तो इफेक्ट घटेगा, है ना। तो इन दो चार्जेस के बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण रिपल्सिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड पिक्चर में आ रहा है वो कम आ रहा है इन कंपैरिजन टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज। तो जीता कौन? जीता कौन? जीता हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर डोमिनेटिंग अट्रैक्टिव फोर्स ही जीत गया है तो देखिए लाइक होने के बावजूद ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा स्टेटमेंट 1 क्या था कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ध्यान रखिएगा, लाइक पॉइंट चार्जेस जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि पॉइंट में आप मान के चलते हो कि पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस थिंग, उसमें कोई खासा इंडक्शन नहीं होती, है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। या आप इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं जिसमें कंडक्शन नहीं होती। तो कंडक्शन नहीं होती या जो कंडक्टर्स नहीं होते तो आप कहेंगे कि उनमें इंडक्शन भी नहीं होती, है ना। तो इंडक्शन नहीं होती तो यार ये फंडा पिक्चर में आएगा भी नहीं। आप सिंपली क्या बोलेंगे? इन दैट केस लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। लेकिन क्या लाइक चार्जेस हमेशा ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे जैसा कि स्टेटमेंट दिया गया है? बिल्कुल नहीं। लाइक चार्जेस होने के बावजूद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई दैट इज फॉल्स? व्हाई दैट इज फॉल्स? ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण लाइक चार्जेस में अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर बात करें अगले सवाल की, दैट इज अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये वही बात है जो शुरू से आप सीखते आए हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मन में आ सकता है छोटा सा सवाल, सर अनलाइक होने के बाद भी तो इंडक्शन पिक्चर में आएगी, उसे भी तो ढूंढिए, उसे भी तो देखिए। लेकिन भूलना नहीं है कि इंडक्शन के कारण हमेशा दूसरे नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है। पॉजिटिव खड़े हो तो नेगेटिव इंड्यूस करोगे, खुद नेगेटिव खड़े हो तो सामने पॉजिटिव इंड्यूस करोगे। और अगर ऑपोजिट नेचर का ही चार्ज इंड्यूस होता है तो डेफिनेटली उनमें अट्रैक्शन ही तो होगी, है ना। तो उनमें क्या होने वाली है यार? अट्रैक्शन होने वाली है। तो आप कहेंगे कि सर अनलाइक चार्जेस तो वैसे भी अट्रैक्ट करते थे, इंडक्शन करवा भी दोगे तो भी ऑपोजिट नेचर ही इंड्यूस होगा, उसके बाद भी अट्रैक्शन ही मिलेगी। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये तो बिल्कुल सही है यार, ठीक है। नेक्स्ट इज, पहले बताओ ये दो सवालों के जवाब क्लियर है ना। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी जवाब लिखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भूलना नहीं है कि आज के इस लेक्चर से हमको डीपीपी भी मिलने वाली है। तो डीपीपी भी जो है वो लेक्चर के बाद आपके साथ लेक्चर नोट्स के साथ ही जुड़ी हुई होगी। तो टेलीग्राम चैनल जेई प्लैनेट का, जिसकी लिंक अभी मैं आपको शेयर करूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, उसका इस्तेमाल करके अभी के अभी आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल जेई प्लैनेट का ज्वाइन करें अगर ना किया हो अब तक, क्योंकि वहीं पे लेक्चर नोट्स भी आने हैं और इसके साथ अटैच डीपीपी भी आनी है और उसके बाद उस डीपीपी का डिस्कशन भी मिलेगा, ठीक है। सो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज ट्रू। रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ चार्जेस। इस स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि दो चीजें अगर एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो क्या 100% निश्चित रूप से ये बोल सकते हो कि वो लाइक रही होंगी या अनलाइक रही होंगी? अगर हां बोल सकते हो तो यस, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ चार्जेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोल सकते, कंफ्यूज्ड हो, तो फिर आप श्योर टेस्ट नहीं बोलोगे। व्हाट आई मीन टू से इज, देखिए रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ चार्जेस। यदि दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हों, यदि दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हों तो क्या वो पक्का लाइक होंगी? बिल्कुल सर, अनलाइक चीजें तो कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकती। तो आप क्या बोलोगे? अगर रिपल्शन मिल रहा है, तो रिपल्शन मिलने पर केवल वो लाइक ही रही होंगी।
लाइक, हैज टू बी लाइक। अगर रिपल्शन मिल रहा है तो बोथ द चार्जेस हैव टू बी लाइक। कैसा होना पड़ेगा उनको? लाइक होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ये बोलोगे अट्रैक्शन मिल रहा है दो चीजों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, तो आप बोलेंगे अट्रैक्शन के केस में, अट्रैक्शन कब कब हो सकता है? अभी आपने देखा सर लाइक है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है, और अनलाइक तो अट्रैक्ट करते ही है ना। तो अट्रैक्शन में इट मे बी, बोथ द चार्जेस मे बी लाइक, दे मे बी लाइक और अनलाइक। अगर दो चार्जेस एक दूसरे को अपनी ओर, एक दूसरे की तरफ, यानी कि अपनी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो सामने वाले को, तो आप ये कहोगे सर अट्रैक्शन तो तब भी हो सकता है जब दोनों चार्जेस लाइक हो, अभी हमने देखा, और अगर अनलाइक है तो पक्का ही अट्रैक्शन होगा। तो अगर दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज्ड हैं, दे मे बी लाइक, दे मे बी अनलाइक, बट इफ दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, देन 100% श्योरिटी के साथ आप क्या बोल सकते हो कि सर लाइक रहे होंगे, लाइक रहे होंगे, तभी तो एक दूसरे को रिपेल किया होगा। सो यस, repulsion is sure test for the nature of charges. Repulsion is sure test for the nature of charges. It's true. It's absolutely true. ये बिल्कुल सही जवाब है। But attraction is not a sure test for the nature of charges. So this is false. ये क्या निकल कर आ रहा है यार? False निकल कर आ रहा है। कुछ यूनिट्स बाद मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम मैग्नेटिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीजें जो अभी हम चार्जेस को लेकर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आगे हम मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए भी पढ़ेंगे, है ना। तो तब भी ये सवाल मैं आपसे दोबारा पूछ सकता हूं कि बताइए, क्या रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म, या अट्रैक्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म? तब आप सोचेंगे कैसे? आप ये सोचेंगे कि सर आपके हाथ में एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, ठीक है। कोई दूसरी चीज अगर इसके करीब लाने पर अट्रैक्शन, अगर इसके पास थोड़ा सा रखोगे, इसकी रेंज में रखोगे और ये अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये दूसरी चीज या तो कोई मैग्नेट हो सकता है या फिर कोई लोहे का टुकड़ा भी हो सकता है ना। तो अगर दो चीजें जिनमें से एक मैग्नेट है और दूसरा ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, तो क्या 100% श्योरिटी से हम ये कह सकते हैं कि दूसरा वाला एक मैग्नेट ही होगा? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि क्या पता दूसरा वाला एक मैग्नेट हो या फिर वो अपने आप में एक लोहे का टुकड़ा हो। आगे चल के देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, है ना। बट अगर दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही है, जिसमें से ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो सामने खड़ा हुआ भी मैग्नेट ही होगा और उसका नॉर्थ पोल ही पास होगा, जिसकी वजह से आपको रिपल्शन देखने को मिल रही है। सो रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म। इसका सिग्निफिकेंस आगे चल के हम देखेंगे। अभी के लिए हम देख रहे हैं रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ चार्जेस। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई है आपको, है ना। तो चलिए, ये तो होमवर्क प्रॉब्लम है यार हमारे पिछले लेक्चर की। इसी तरीके से आज के लेक्चर में भी होमवर्क प्रॉब्लम मिलेगी और आज के लेक्चर से डीपीपी भी मिलना शुरू हो जाएगा। इट विल बी अटैच्ड विद द लेक्चर नोट्स एट द एंड। ऑलराइट, सो नाउ ये रीजनिंग हमने देखी, ये काफी कुछ आप जानते ही हैं। तो ऑलराइट, ये जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक है यार, इसका इस्तेमाल करके आप जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल पर लैंड कर जाएंगे। उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहीं पे मिलनी है। सो अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक, इनके बारे में भी हम हमेशा से आपको बताते आए हैं। और अनअकैडमी प्लस तो यार तुमको आज ही अभी ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसका सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लेना चाहिए, क्योंकि अब 14 तारीख दूर नहीं है, 14th ऑफ अप्रैल को हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है अनअकैडमी प्लस पे एम 2022 फॉर जेई मेन और एडवांस के लिए, है ना। तो जितने भी आप में से लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी लोगों को, इनफैक्ट सभी लोग कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, एम 2022 जेई प्लैनेट का जो चैनल है, एम का जो कोर्स है एम 2022 हमारे अनअकैडमी प्लस पे, उसको आपको फटाफट से ज्वाइन करना चाहिए। और जब आप उसको उसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको कोड यूज करना है यार। हमारा सब्सक्रिप्शन कोड क्या है? दैट इज PHYMAYA फिजिक्स माया, है ना। तो जैसा कि आप 11th से 12th में आ चुके हैं, तो आपको
12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इस 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो आपके सामने है। उसके बाद भी एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आप PHYMAYA फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आप यूसैट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको अपीयर कर सकते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली आइकॉनिक के जो भी चार्जेस है वो आपके सामने है, उसको भी अगर आप देख रहे हैं, आइकॉनिक के अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलती है आपको, आपका स्टडी प्लानर मिलता है, जितने भी टेस्ट है वो सारे के सारे फ्री होते हैं और उन टेस्ट का असेसमेंट भी आपको मिलता है, जिससे आप अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, मेगा ऑफर चल रहा है यार अभी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप 12 मंथ्स का 12 मंथ्स का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लस का, तो आपको अगले 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री मिलता है। बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन टुडे एंड यू विल गेट दी 3 मंथ्स एक्स्ट्रा टिल जेईई एडवांस 2022। तो 12 महीने का लेने पर ही आपको 15 महीने तक जो है उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये मेगा ऑफर चल रहा है यार, इससे हमें बेनिफिट लेना चाहिए, कभी कभी ऑफर्स होते हैं। ठीक है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है हमारा, जिसमें हमने पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को शुरू किया हुआ है और आज है इसका लेक्चर नंबर 4। ठीक है जी। सो हमने क्या क्या कवर कर लिया था लेक्चर 1 में? तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमारा पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा, वो सारी बातें। लेक्चर 2 में हमने चार्ज और उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर किया था। लेक्चर 3 में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग को खत्म किया था। ये जो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं, इसे मैंने आपको बताया था कि हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में जब बात करेंगे तब पढ़ेंगे। और ये छोटा सा पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क भी देना चाहूँगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि भाई ये आपको एनसीईआरटी से प्रॉपरली कवर करना है। होमवर्क है आपका प्रॉपरली कवर फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से कवर करना है। हम डिटेल में चर्चा करेंगे चैप्टर के एंड में, ठीक है, क्योंकि हल्का फुल्का आइडिया हमको हो गया है और बाकी का बीच का आइडिया हमें टॉपिक्स के साथ होता रहेगा। सो यू नीड टू कवर इट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चैप्टर 1 से आपको कवर करना है। तो आज से एनसीईआरटी की रीडिंग भी शुरू, होमवर्क प्रॉब्लम भी शुरू और यार जोरों शोरों से डीपीबी भी शुरू। ठीक है, चलिए। तो अभी का हमारा टारगेट टॉपिक क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू टारगेट दिस थिंग। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कूलम्स लॉ, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी लिमिटेशंस, आज की चर्चा ये है। आज मेजरली कूलम्स लॉ को शुरू करेंगे, जो डीपीबी में अटैच करूंगा वो भी कूलम्स लॉ पर बेस्ड ही होगी। ठीक है, 10 सवाल होंगे यार, उन 10 सवालों में आप ग्रेडेशन देख पाएंगे हर तरीके के, फ्रॉम द बेसिक अप टू द बेस्ट यू विल गेट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इसके अलावा बहुत ही जल्दी हम प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ भी आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक्सट्रीम एडवांस लेवल, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स या जेईई एडवांस लेवल जो प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम से हम डील किया करेंगे। बस आपको करना क्या है? निरंतर पढ़ाई करते रहनी है यार, साथ चलते रहना है, पढ़ाई करते रहनी है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ कहता क्या है? सबसे पहली बात सर, ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है और ये कहता है कि अगर आपके सामने 2 पॉइंट चार्जेस हों Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी कुछ d दे रखी है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी है और लेट इट बी r, ये दूरी r दे रखी है, ठीक है। इन दैट केस आप ये बोलेंगे कि इन दोनों के जो बीच का फोर्स है हियर, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन मे बी अट्रैक्शन मे बी रिपल्शन। Q1 और Q2 है, पॉइंट चार्जेस हैं, तो लाइक पॉइंट चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पॉइंट चार्जेस होंगे तो पक्का अट्रैक्ट करेंगे। सो इनके बीच का जो भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। दिस थिंग इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या कहलाता है भाई? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है कि दूरी को बढ़ाने से इफेक्ट घटता तो जरूर है, लेकिन इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कि यदि दूरी को डबल कर दोगे तो इफेक्ट 1/4 हो जाएगा, यदि दूरी डबल कर दोगे तो यहां 2 आ जाएगा, 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि एक्स्ट्रा 4 डिनोमिनेटर में दिखने लगेगा, यानी दूरी को डबल करने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4 हो जाएगा। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इस बात को मैं यहां सेपरेटली मेंशन करना शुरू करूंगा। इट इज वैलिड, इट इज
वैलिड ओनली फॉर केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज आउटसाइड देम। जब दो स्फेयर एक दूसरे के बाहर खड़े हो जब दो स्फेयर एक दूसरे के बाहर खड़े हो, इन दैट केस ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है जी। नाउ सो आप कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए ये सारी चीजें तो आपके सामने निकल कर आ गई है। कंबाइनिंग में क्या मिलेगा आपको? ये जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड है, ये आप सिंपली बोलिए कि ये जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 बाय R²। ठीक है, प्लस माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इस चार्जेस का प्लस या माइनस होना केवल यही समझाएगा कि आगे चल के वो रिपेल करने वाले हैं या अट्रैक्ट करने वाले हैं, वो डायरेक्शन से लेना देना होगा। लेकिन अभी हमें केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा करनी है। ठीक है, सो आपने देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन्वॉल्व हो जाएगा, उसका नाम है के। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल देते हैं इसको अभी के लिए, और इसका नाम क्या रखा? के मॉड Q1 मॉड Q2 बाय R²। मॉड Q1 मॉड Q2 बाय R², यहां इस के की वैल्यू होती है SI यूनिट्स में, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इन SI यूनिट्स। SI यूनिट्स का मतलब क्या है बेटा? न्यूटन में मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो और 2 बार कूलम से डिवाइड कर दो। न्यूटन में मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है और 2 बार कूलम से डिवाइड कर दिया है, तो ये निकल कर आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसा आप इसलिए कर रहे थे ताकि आप के को आइसोलेट कर सको। ठीक है, के को आइसोलेट कर सको, तो न्यूटन में मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कूलम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट का मतलब है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। ESU मैंने आपको बताया था, चार्ज की सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ESU होती है, जिसे स्टैट कूलम्ब के नाम से भी जाने जाता है। अरे भैया, जिसे स्टैट कूलम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू 1 निकल कर आ रही है किसमें? क्या सीजीएस लिख दूं? नहीं, सीजीएस लिख दूंगा तो तुम भूल जाओगे कि सीजीएस में था क्या क्या। मैं पूरा लिख देता हूं यार, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर लिख दिया, तो SI से CGS का कन्वर्जन हो गया। वैल्यूज डाल देना, याद है ना? नहीं, भूल गए, याद नहीं है। वैल्यूज क्या है? अरे 1 न्यूटन में भाई 10⁵ डाइन्स होती हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? ये तो बचपन से जानते हैं, 100 सेंटीमीटर से। 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट? बताया था, नोट्स रिवाइज करने हैं। इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ ESU, है ना? सभी चीजों को रख देंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निकल के आ जाएगा के की वैल्यू भी। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, आगे चल के ये बेसिकली के की वैल्यू कहां से आई? ये निकल कर आई 1/4πε0। ये वैसे कुछ देखा सा लग रहा है क्या? ग्रेविटेशन में क्या हमने ऐसा सीखा है कि ये मास m1 ये मास m2 होता, दोनों के बीच की दूरी r होती, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय R² आता। और प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल G नाम की चीज आती है, जिसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यानी ब्रह्मांड में कहीं भी, यूनिवर्स में कहीं भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, यूनिवर्स में कहीं भी उसकी वैल्यू एक जैसी रहती है। आई रिपीट, यूनिवर्स में कहीं भी उसकी वैल्यू एक जैसी रहती है। मैटर नहीं करता कि मासेस को उठा के वैक्यूम में रखा है कि हवा में रखा है कि पानी में रखा है, लेकिन चार्जेस के केस में ये बात मैटर करती है। तो इसी के लिए मैं आगे बता रहा हूं कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बेसिकली 1/4πε0 होती है। एंड मॉड Q1 मॉड Q2 बाय R² ऐसे का ऐसे, मॉड Q1 मॉड Q2 बाय R² ऐसे का ऐसे, और ये जो ε0 है
इसका नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अलग से ही बात कर लेते हैं आइए इसके बारे में, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। फ्री स्पेस को ही क्या बोलते हैं? वैक्यूम की स्पेलिंग ध्यान रखना, बच्चे जनरली गलत करते हैं। इट्स नॉट VACCUM, इट्स VACWM। जानने वाली बात है भाई। सो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। वैल्यू तो याद रख लेंगे सर, यूनिट का क्या करोगे? तो देखो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो कांस्टेंट k है जिसे आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, 4 और पाई तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस होंगे। मैथमेटिकल चीजें हैं, मैथ्स के कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो 4 का और पाई का कोई यूनिट नहीं, 4 का और पाई का कोई डायमेंशन नहीं। तो जो k की यूनिट होगी उसका उल्टा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। जो k की डायमेंशन होगी उसका उल्टा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होगी। उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल, है ना। सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज k की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में आई तो उसका उल्टा कर दो ऐसा यूनिट में, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सुंदर तरीके से लिख देते हैं यार, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की किसमें? ऐसा यूनिट में। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं इसे, फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि ये चीज बताती क्या है, दर्शाती क्या है, ज्यादा होने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे। किसमें? फिर से एक टॉपिक का नाम लूंगा बेटा, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसमें मैंने तुमको ये भी बताया कि वहीं जाके तभी जाके हम कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स के बारे में भी खुल के चर्चा करेंगे। तब तक एक दिल में फील लेकर चलेंगे कि ये दर्शाती क्या, एक फीलिंग होगी। एग्जैक्टली क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बात की बात है। अभी बस एक फीलिंग है कि सर वैक्यूम है तो ये यूज होगा, वैक्यूम है तो ये यूज होगा। तो कहीं ना कहीं इस कूलम्स लॉ के पूरे डिस्कशन में मैंने ये माना कि इन दोनों चार्जेस को कहां पे रखा गया है? वैक्यूम में रखा गया है। दोनों ही चार्जेस को उठा के वैक्यूम में रखा गया है। मुझे लगता है इतनी बात हम सबको क्लियर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑल राइट, ठीक है। मैं इनफैक्ट ये हटा ही देता हूं। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला, दिस वन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है बेटा? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपकी अजम्पशन है कि दोनों चार्जेस को कहां रखा गया है? वैक्यूम में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम केवल और केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी तब जब चार्जेस वैक्यूम में है। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ, इफेक्ट ऑफ अ मीडियम, कि दोनों चार्जेस को उठा के यदि वैक्यूम की जगह मीडियम में डाल देते तो क्या होता भाई? तो हम ये कहते कि यहां पे पड़ा है हमारा पॉइंट चार्ज, वापस रख लेते हैं यहां पे, पॉइंट चार्ज Q1, पॉइंट चार्ज Q2, और बीच में इनके दूरी है R, एंड देयर इज अ मीडियम। अब की बार कोई मीडियम है, तो उस मीडियम के बारे में जैसे एप्सिलॉन नॉट पता था वैक्यूम के बारे में, तो हमको क्या पता होना चाहिए? एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वैक्यूम की जगह पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसकी? मीडियम की। मगर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीडियम की नहीं दी जाती जनरली सवालों में। दिया क्या जाता है? दिया जाता है एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिया जाता है एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नहीं दी जाती, दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे आप रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कहते हो। तो एप्सिलॉन R से डिनोट किया जाता है उसको। किससे डिनोट किया जाता है? एप्सिलॉन R से। तो पहले चलिए आइए बात कर लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, या इसी को आप बोलेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जनरली ये दिया जाता है किसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के जैसे, ठीक है जी, किसी मीडियम के
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जैसे, ठीक। तो हम बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती क्या है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, भाई रिलेटिव है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है मगर रिलेटिव है, तो मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का रेशियो वैक्यूम की या फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के साथ होगा। तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मैं स्टेटमेंट आपके सामने पूरी लिख रहा हूं ताकि आपको भी साथ के साथ ही याद हो जाए। साथ ही के साथ करेंगे ना प्रिपेयर। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या फिर टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस। दैट इज, आप ये बोलेंगे कि जो आपका एप्सिलॉन आर आएगा, एप्सिलॉन आर को ना जनरली के डैश से भी डिनोट किया जाता है। सो एप्सिलॉन आर यानी कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए, ठीक है, ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम का टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आई? अब यहां आप बोलेंगे कि सर दो तीन बातों पे गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, यदि आप इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करने की कोशिश करें, किसके लिए? वैक्यूम के लिए, तो आप ये बोलेंगे सर किसी भी मीडियम के लिए जब डिफाइन करते हैं तो न्यूमरेटर में उसी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आती है, लेकिन न्यूमरेटर में उसी मीडियम की परमिटिविटी आती है, लेकिन यदि आप वैक्यूम के लिए डिफाइन करोगे तो न्यूमरेटर में भी वैक्यूम वाला आएगा। डिनोमिनेटर में तो वैसे ही वैक्यूम वाला है, न्यूमरेटर में भी वैक्यूम वाला आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन की? 1। तो आप बोलेंगे फॉर वैक्यूम दिस एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1। एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ गया भाई? 1 के बराबर आ गया। फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए, मेजरली कंडक्टर्स के लिए आप बात कर ही सकते हैं कि कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी होती है। मैं बोलना इक्वल टू इंफिनिटी चाहता था, बट यार टेक्निकली इक्वल टू इंफिनिटी नहीं बोलते ना, तो टेंडिंग टू इंफिनिटी बोल देते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, ठीक। सो फॉर कंडक्टर्स या मेटल्स एप्सिलॉन आर की वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी डाली जाती है, ठीक है। सो एक और बात जो इस एक्सप्रेशन से आप बोल सकते हैं वो ये बोल सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी निकल कर आई, क्योंकि ये अपने आप में सेम तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ही ऊपर, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ही नीचे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या निकल कर आएगा? अपने आप में एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी आएगी भाई। यूनिटलेस भी और डायमेंशनलेस भी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। क्लियर है मामला? ऑलराइट, सो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो जनरली किसी मीडियम के लिए दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कूलम्स लॉ में इफेक्ट ऑफ मीडियम को पढ़ना जरूरी है। तो हम ये कहेंगे कि सर जब दो चार्जेस को आपने वैक्यूम में रखा तो कहानी उसकी ये रही, जब दो चार्जेस को मीडियम में रखा तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे वी नो, हमें पता है कि यदि इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा होता तो फोर्स होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 SI यूनिट्स में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 SI यूनिट्स में। दोबारा इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपके मन में भी ये बात बैठ जाए, ठीक है जी। सो उस हिसाब से हमने कहा यदि ये वैक्यूम में होते तो ये होता, मगर इनसाइड अ मीडियम के अंदर ये जो फोर्स दिए गए हैं वो निकालने, ये जो चार्जेस दिए गए हैं इनके बीच का फोर्स निकालने के लिए भाई एप्सिलॉन m लिख देना और साथ में लिख देना मॉड Q1 मॉड Q2 बाय आर स्क्वायर।
ठीक है, पर समस्या ये है सर एप्सिलॉन m के बारे में तो पता नहीं है, तो आप ये कहो ऑल्सो जो आपके पास एप्सिलॉन r है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसे आपने लिखा एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इस एप्सिलॉन m को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। सो आप ये कह पाएंगे कि जो फोर्स इनसाइड मीडियम होगा उसे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन m को लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मॉड q1 मॉड q2 बाय r स्क्वायर। गौर से देखिए 1/एप्सिलॉन r यदि बाहर निकाल लिया जाए, यदि 1/एप्सिलॉन r बाहर निकाल लिया जाए तो बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड q1 मॉड q2 और नीचे r स्क्वायर, है ना। तो ये चीज तो जरा देखी देखी सी लग रही थी, है ना। कहां देखी, यहां देखो, ऊपर देखी, वैक्यूम वाले केस में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि क्या सर हम कंक्लूड कर दें कि जब भी हमें फोर्स मीडियम में निकालना हो, यानी चार्जेस को उठा के पूरे सिस्टम को उठा के दूरी बराबर रखते हुए मीडियम में इंसर्ट कर दिया जाए, मीडियम में रख दिया जाए, इन दैट केस आप फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले वैक्यूम वाला अज्यूम करके फोर्स निकाल लो, क्योंकि उसके लिए यार वैल्यूज पता है और इजी होती है। 9 × 10⁻⁹ इस कांस्टेंट की वैल्यू है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड डालो, दूरी से डिवाइड करो, काम दूरी के स्क्वायर से डिवाइड करो, काम बन जाएगा। एंड यहां पे क्या लिखना चाहिए, फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड में क्या आएगा यार, एप्सिलॉन r। देखिए क्या निकल कर आया, एप्सिलॉन r। इस रिजल्ट को भी हम ध्यान रख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस पे 1 मार्कर प्रॉब्लम आ जाती है, लगता है यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो पूछने के लिए बहुत कुछ है, तो उसमें से कुछ आएगा, तो जनरली इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और जब क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आता है तो यहां वैल्यू डालते रह जाते हैं, मुश्किल सी वैल्यू। तो आपको 8.85 × 10⁻⁻12 को डिनोमिनेटर में डालोगे, 4 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पूरी कैलकुलेशन निकालोगे। काफी लेंथी प्रोसेस है, जरूरत ही नहीं है। स्मार्टनेस किस बात में है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ का यूज कीजिए, फाइनली फोर्स इन वैक्यूम निकालिए, उसको मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड मार दीजिए, मीडियम में लगने वाला चार्जेस के ऊपर जो फोर्स होगा वो निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई, तो इसे बात ध्यान में रखिएगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि इस पे 1 मार्कर प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है, तो हमें उस 1 मार्क से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जेई में कैसे सवाल आने वाले हैं, अभी वो धीरे धीरे हम देखते रहेंगे, तो इसे देख सकते हैं हम, ठीक है। और हमने पढ़ाई किसकी की है यार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हम देख चुके हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू स्पेशल केसेस जिसमें हम इफेक्ट ऑफ मीडियम के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये जो स्पेशल केसेस होंगे, ये मैं आपको अगली मुलाकात जो हमारी होगी उसमें सिखाऊंगा। तब तक थोड़ा सा फील भी रहेगा हमारे मन में कि भाई हमें फोर्स से हम वाकिफ हो चुके हैं, कुछ सवाल बना चुके होंगे, कुछ डीपीपी सॉल्व कर चुके होंगे। उसके बाद हमारी अगली मुलाकात में हम अपना पूरा इस लेक्चर का रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद डीपीपी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ये जो स्पेशल केसेस हैं इनके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए स्पेशल केसेस आ ही जाएगा उसमें, ठीक। इसके बाद की बात करते हैं। चलिए कुछ सवाल बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं हमारे सामने। सवाल क्या है, 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the adjoining figure। बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप कि 4 चार्जेस हैं हमारे पास ABCD, 4 चार्जेस हैं ABCD। तो यार इस सवाल में अपने को यह बताना है कि चार्ज जिसे O पॉइंट पे रखा जाएगा और उस चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 2 कूलम्ब होगा कि 200 कूलम्ब होगा, कुछ भी नहीं पता। पता क्या है कि जिस चार्ज को O पॉइंट पे रखा जाएगा वो फोर्स किधर की ओर एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आई? तो देखो रख के देख लेते हैं सर। यहां रख लेते हैं एक Q0 चार्ज, यहां रख लेते हैं एक Q0 चार्ज और मान लेते हैं कि पॉजिटिव है। तो ये यदि पॉजिटिव होगा तो इस A वाले के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पे खुद से दूर, इस A वाले के कारण
इस पॉजिटिव चार्ज पे खुद से दूर एक फोर्स होगा, और सी वाले को ध्यान से देखो, सी वाले के कारण भी इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, रिपल्शन मिलेगी ना। पेन यहां रखेंगे, कहेंगे सी वाले ने ओ वाले को, सी वाले ने ओ वाले को अपने से दूर धकेला, ए वाले ने ओ वाले को अपने से दूर धकेला, और ये दोनों ही रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगे वो बराबर के मैग्नीट्यूड के होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका चार्ज भी वही है, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी वही है, और आपसे दोनों के बीच की दूरी भी वही है। फिर से सुनेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है 3 बातों पे, रादर 4 बातों पे, चौथा हो गया मीडियम, उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। बची बातें 3, एक तुम्हारा चार्ज, एक सामने वाला चार्ज, और एक आप दोनों के बीच की दूरी। सो आप क्या कह सकते हैं? योर चार्जेस द चार्ज केप्ट एट पॉइंट ओ, जो पॉइंट ओ पर रखा गया है वही चार्ज आपका चार्ज है। सामने वाला चार्ज जितना इधर उतना ही इधर, आपसे सामने वाले चार्ज की दूरी जो इधर वही इधर। तो इसका मतलब देखिए, रिपल्सिव बराबर के इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन के अलोंग तो कोई नेट फोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन इस +2q के कारण, इस +2q के कारण आपके वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन मिलेगा, और इस -2q के कारण, इस -2q के कारण आपके वाले पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन मिलेगा। यानी आपका पॉजिटिव चार्ज माइनस की तरफ आएगा, पॉजिटिव से दूर भागेगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं बीडी लाइन के अलोंग आपका फोर्स होगा। तो इसका मतलब इट विल बी ऑलवेज अलोंग द डायगोनल बीडी, इट विल बी ऑलवेज अलोंग द डायगोनल बीडी। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी 1983 में आया, वैसे तो बहुत साल पुराना सवाल है, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी वाले में भी आया। बीएचयू 1999, बीएचयू इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो अब आईआईटी में आता है, आईटी बीएचयू के नाम से है ना, आईआईटी लेवल का ही कॉलेज है, आईआईटी के एग्जाम के थ्रू ही इसमें भी एडमिशन होता है। ठीक है, सो उसमें आया हुआ सवाल है, तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सीपीएमटी का है, प्री मेडिकल टेस्ट का है। ठीक है, तो मेडिकल का भी सवाल लिया है हमने, देखते हैं क्या है ये। 3 चार्जेस हैं हमारे पास, 4q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, and they are in a straight line in the position of 0, L/2 and L respectively। यानी एक स्ट्रेट लाइन अभी कंसिडर करने वाले हैं, पोजीशन मार्क करेंगे, इन चार्जेस को रखेंगे और कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q विल बी 0। देखते हैं, कंसिडर करते हैं जी। आपने क्या किया, एक लाइन ले ली, दिस, ये लाइन ले ली, इस लाइन पे आपने कहा कि 0 पे यहां पे एक चार्ज रखा है आपने, कौन सा, 4q, यहां पे चार्ज रखा है आपने 4q। ठीक है, और आपने कहा L/2 पे आपने चार्ज रखा है कैपिटल Q, और L पे आपने चार्ज रखा है स्मॉल q, L पे आपने चार्ज रखा है स्मॉल q। ऑलराइट, इसे हम ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है जी, लाइक दिस। ठीक, तो डायग्राम हमने यहां तक बना दिया। फिर हमने कहा कि Q पे लगने वाला नेट फोर्स, हमारी नजर इस पे है। ठीक है, Q पे लगने वाला नेट फोर्स हम देखना चाहते हैं। एक बार इस कैपिटल Q के कारण, अलग अलग कलर से ही दिखा देता हूं मैं, एक बार कैपिटल Q के कारण, और एक बार इस 4q के कारण। तो जब आप अपना पेन यहां पर Q पे रखेंगे, क्यों यहां पे क्यों रखेंगे सर? क्योंकि नेट फोर्स अगर इस पे 0 करना है, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है 0 कब होगा, तो इंडिविजुअल फोर्सेस भी यहीं पे दिखाएंगे। तो हम कहेंगे कि वो वाले 4q ने, पेन यहां पे रखेंगे, कहेंगे 4q ने इस q को अपने से दूर धकेला होगा, अपने से दूर रिपेल किया होगा, राइट, बिकॉज दे आर लाइक पॉइंट चार्जेस, है ना, तो उसने रिपेल कर दिया। तो आप कहेंगे ये कैपिटल Q कैसा होना चाहिए कि इस Q पे लगने वाला फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में हो, तभी तो ऑपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट होंगे। तो आप कहोगे ये Q कैसा होना चाहिए कि सामने वाले पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचे, इट मस्ट बी नेगेटिव होगा तभी इसे अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव होगा तभी इसे अपनी तरफ खींचेगा।
और हम बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q, यदि आपको Q का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो नेट फोर्स जो कि Q पे होगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, Q पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब Q पे लगने वाला फोर्स इन दोनों की वजह से जो होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तभी तो नेट 0 होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं Q पे लगने वाला फोर्स 4Q की वजह से जो मैग्नीट्यूड इसका होगा, वही Q पे लगने वाला फोर्स कैपिटल Q की वजह से इसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा। तो आप बोल सकते हैं ये आया K Q 4Q, सबका मैग्नीट्यूड डालना है, सॉल्व करते टाइम प्लस माइनस साइन नहीं डाला करते, एंड इन द डिनोमिनेटर 4Q और Q इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, टोटल दूरी कितनी है, L है भाई, इसका स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू K Q, सामने वाला चार्ज कौन सा, कैपिटल Q होना नेगेटिव चाहिए, मगर फोर्स के फॉर्मूले में मॉड्यूलस डाला करते हैं, तो यहां पे कैपिटल Q आ जाएगा और दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक L/2 और इसका स्क्वायर। सभी चीजें देखिए कैंसिल आउट हो गई हैं और अल्टीमेटली मॉड Q जो है वो निकल कर आया है Q के बराबर। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1/4 ये भी बना जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड। इसका मतलब आप ये बोलोगे कैपिटल Q विल बी इक्वल टू माइनस Q। ये कैसे कंक्लूड किया आपने, क्योंकि आपने बोला ना यहां इट मस्ट बी नेगेटिव। इसका मतलब सही जवाब क्या है कि कैपिटल Q की वैल्यू माइनस Q के बराबर होनी चाहिए, कैपिटल Q की वैल्यू माइनस Q के बराबर ही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए बात करते हैं आगे। अब है बारी अगले सवाल की। तो भाई BHU हो गया, PMT हो गया, तो IIT को कैसे छोड़े, IIT के बारे में भी तो बात करनी है। तो ये IIT का सवाल है। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई, IIT का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। 2 स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग द चार्ज प्लस Q। 2 स्मॉल स्फेयर्स हैं, छोटे छोटे स्फेयर हैं, दोनों के ऊपर चार्ज है प्लस Q और उन्हें दे आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स, they are suspended by insulating threads of length L from a hook। जैसा जैसा सवाल में बोल रहा है वैसा वैसा करते जाते हैं। ये P पॉइंट पे हुक के जरिए L लेंथ की स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके मैं 2 पॉजिटिव चार्जेस को लटका देता हूं। तो जब मैंने सस्पेंड किया यानी कि लटकाया, तो अपने रिपल्सिव फोर्सेस के कारण, अपने म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस के कारण ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे और ये ऐसे रहेंगे। भाई ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है स्ट्रिंग की, और ये लेंथ भी L है, दोनों L लेंथ की स्ट्रिंग है, प्लस Q चार्ज है। दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन द स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड। सर ये एक दूसरे को तो धकेलना चाह रहे थे मगर अपने वजन के कारण यूं लटके हुए झूल भी रहे थे, है ना। पर आपने कहा आप ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, यानी ग्रेविटी फ्री स्पेस में यदि आप इनको लेकर जाएंगे तो वजन नहीं होगा, इनको झुकाने के लिए कोई नहीं होगा, तो होगा क्या, ये एक दूसरे को मारेंगे धक्का, रिपल्शन मिलेगी, ग्रेविटी है नहीं तो सबसे ज्यादा दूर एक दूसरे को भेजने का प्रयास करेंगे। यानी सिचुएशन को फील करो, फिजिक्स है भाई, फील होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे अपना ओरिएंटेशन रखेंगे सच दैट दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा हो, 180 डिग्रीज। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी हो गई हो, L प्लस L 2L। ये दूरी कितनी हो गई हो, L प्लस L 2L। ठीक है, सिचुएशन फील की। मैंने नहीं पढ़ा कि पूरा क्वेश्चन मुझसे क्या चाहता है, मैंने तो बस जो IIT के सवाल में सिचुएशन दी गई थी उसको इंटरप्रेट किया, उसको समझा और उसके पीछे की फिजिक्स अभी देखेंगे। ठीक है, सवाल देखिए क्या है। 2 small spheres each having the charge plus Q are suspended by insulating threads। थ्रेड्स का इंसुलेटिंग होना क्यों जरूरी है, थ्रेड्स का इंसुलेटिंग होना इसीलिए जरूरी है ताकि चार्ज उनके जरिए लीक ना हो जाए, चार्ज कहीं चला ना जाए, जितना चार्ज ऑब्जेक्ट्स पे है वो उतना ही रहे।
ठीक है, इसीलिए थ्रेड्स का इंसुलेटिंग होना जरूरी है। एंड दे आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ हुक। This arrangement is taken in space where there is no gravitational effect. Then the angle between the two suspensions and the tension in each will be. आप कहेंगे सर एंगल कितना हो गया है दो सस्पेंशंस के बीच में, ये 180 डिग्री, और किसी पे टेंशन कितनी लग रही होगी? आप बोलेंगे कि इस प्लस चार्ज को कंसिडर कीजिए और बनाइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। आप कहेंगे बाहर की तरफ या दूर, उस चार्ज से दूर की तरफ, इधर की तरफ इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, और जिधर से स्ट्रिंग अटैच्ड है वहां टेंशन लग रही होगी। अंडर इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम में न वो जीता न ये, आपने कहा टेंशन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और कितना होगा? K मॉड Q, मॉड सामने वाले का चार्ज वो भी Q, दोनों के बीच की दूरी L प्लस L हो चुकी है 2L, और इस पूरे का स्क्वायर। सो इट मस्ट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू डाल दी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q स्क्वायर बाय 2L का स्क्वायर, या 4L स्क्वायर बोल सकते थे। तो देखिए ऑप्शन ए मैच हो रहा है, 180 डिग्री और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय दोनों के बीच की दूरी 2L और इसका स्क्वायर, बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो चलिए अब डिस्कशन बढ़ाएंगे। भाई हमारा आज का जो डिस्कशन था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, वो भी हमने कंप्लीट किया, और अब हम बात करेंगे किसकी? होमवर्क की। सो फाइनली अब हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ाई भी कर चुके हैं और हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देख ली है। तो यार अब बारी है होमवर्क की। जैसे आज के लेक्चर की शुरुआत में हमने हमारे पिछले लेक्चर के होमवर्क को डिस्कस किया था, ठीक उसी तरीके से बहुत ही जल्द, यानी कि हमारी अगली मुलाकात में, मैं आपको जो डीपीपीज, भाई डीपीपी की बात हुई थी, तो डीपीपी जो है वो लेक्चर नोट्स के साथ एंड में अटैच्ड होगी, जो आपको लेक्चर नोट्स जेईई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, इसीलिए उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलराइट, तो वहां पे आपको जो डीपीपी मिलेगी, अगली मुलाकात में उस डीपीपी का भी डिस्कशन होगा। और आज के लिए छोटा सा होमवर्क और है यार। जैसे हमने देखा कि कूलम्स लॉ की रिजेम्बलेंस काफी ज्यादा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में से थी, वहां हम 2 पॉइंट मासेस के बीच के बारे में बात करते थे, बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करते थे, और यहां हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करते हैं, है ना? तो यहां पर अगर हम बात करें आज के होमवर्क की, तो आज का होमवर्क है सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स के साथ साथ लॉजिकल प्रॉब्लम या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए छोटा सा होमवर्क है। और दूसरा है यार सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस between इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है, तो आपको ये होमवर्क है कि आपको इसकी स्टडी करनी है। हम हमारी अगली मुलाकात में सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखेंगे, एंड यस जो डीपीपी लेक्चर नोट्स के एंड में अटैच्ड है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सो एक और बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि 2022 हमारा जो बैच है फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2022, दैट इज गोइंग टू लॉन्च ऑन 14th of April ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए, और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको फिजिक्स माया PHYMAY कोड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या हैं ये भी आपकी नज़रों के सामने हैं। इसके अलावा आप आइकॉनिक को भी प्रेफर कर सकते हो, जिसे भी सब्सक्राइब करेंगे कोड का इस्तेमाल करके एडिशनल बेनिफिट्स ले लेंगे, और यूसैट यानी अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट जो है उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। और उसके अलावा
आस्क का डाउट फीचर यार, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते टाइम डाउट्स उठेंगे तो उसी टाइम उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप आस्क का डाउट फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या प्रोसेस है, वो लिखा था। देखिए यूसैट आ गया है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट। इस टेस्ट को आप अपीयर कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्विजेस और टेस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बिल्कुल ही कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलराइट, तो उसके लिए किसी भी तरीके की कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री टेस्ट देने के बाद आपको ह्यूज स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और उन स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ऑलराइट, जो बैचेस अप्रैल मंथ में लॉन्च हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, वो सारे के सारे बैचेस की डिटेल भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए अटैच की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एम 2022 वाला ये जो बैच है, यही वो बैच है जिसमें हमारी मुलाकात होगी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप। मेरा लिंक जो है, प्रोफाइल लिंक, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यार चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। स्पेशली यादगार सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाना है जो 11th से अभी 12th में आए हैं। ठीक है, सो इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब भी तुरंत करें। तो अगली मुलाकात होगी इस लेक्चर के होमवर्क के डिस्कशन के साथ और डीपीपी डिस्कशन के साथ भी। पढ़ाई करते रहो और कॉन्स्टेंटली करते रहो, हंसते मुस्कुराते हुए। सो ऑल द बेस्ट।